एक कारण जो इस विद्रोह की चिंगारी बना, ये 1857 की क्रांति स्वतंत्रता की पहली क्रांति बन जाती है। अगले ही दिन 10 मई को बाकी सैनिक पहुंच जाते हैं मेरठ की जेल पर हमला करने के लिए। अगर हम ब्रिटिशर्स को हटा देंगे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ हम विद्रोह तो कर रहे हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स के बाद हमारा लीडर कौन होगा? उसके बाद कुछ समय तक माहौल शांत रहा, क्योंकि खबर को फैलने में वक्त तो लगता है। अब इतना बड़ा प्रोटेस्ट होगा तो ब्रिटिशर्स शांत बैठने वाले नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे एक छोटा सा सैनिक विद्रोह एक बड़ी क्रांति का रूप ले लेता है और कैसे इस क्रांति में बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लेते हैं और क्यों 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता की पहली क्रांति कहा जाता है और आखिर इसका परिणाम क्या होता है। सब कुछ जानेंगे इस एक ही वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। पिछले चैप्टर्स में, पिछले पार्ट में हमने देखा कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज हर तरीके से लोगों को अफेक्ट कर रही थी, चाहे वो नवाब हो, रूलर हो, पीजेंट्स हो, सिपोइस हो, हर कोई ब्रिटिशर्स की पॉलिसी से बहुत परेशान था। बहुत सारे कारण थे लोगों के पास विरोध करने के लिए और इसीलिए 1857 में नॉर्थ इंडिया में शुरू होती है स्वतंत्रता की पहली क्रांति, 1857 की क्रांति। मई 1857 में मेरठ में शुरू हुई ये क्रांति बिगेस्ट आर्म्ड रेजिस्टेंस था 19th सेंचुरी में कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट। यानी कि 19th सेंचुरी में कॉलोनियल रूल के खिलाफ इतनी बड़ी क्रांति, इतना बड़ा विद्रोह अभी तक किसी ने नहीं किया था जो 1857 में होने वाला था। क्या था ये विद्रोह? जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे कारण थे लोगों के पास विद्रोह करने के, लेकिन एक कारण जो इस विद्रोह की चिंगारी बना वो था चर्बी लगे कारतूस का यूज। यानी कि जो मिलिट्री में, जो आर्मी में कार्ट्रिजेस यूज किए जा रहे थे, सैनिकों को ऐसी खबर मिली कि उनमें गाय और सुअर की चर्बी होती है और हमें पता है कि हिंदूज उस गाय को पवित्र मानते हैं और मुस्लिम सुअर को अपवित्र मानते हैं। इसीलिए लोगों में विद्रोह की भावना बढ़ गई कि इस तरीके से चर्बी लगे कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था, तो इसको अगर हम मुंह से खोलेंगे तो हम अपने धर्म से, अपने बिलीफ से दूर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे जो धर्म है, हमारी जो भावना है, उसको ठेस पहुंच रही है। इसीलिए लोगों ने विद्रोह शुरू किया और सबसे पहले विद्रोह किसने किया? मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह किया, जहां पर उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाई इस चर्बी लगे कारतूस को लेकर और ब्रिटिशर्स पर हमला भी किया, जिस वजह से 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को फांसी की सजा भी सुनाई गई। लेकिन इनकी वजह से ये विद्रोह शुरू होता है और ये 1857 की क्रांति स्वतंत्रता की पहली क्रांति बन जाती है। 9 मई 1857 में सिपाहियों को डिसमिस कर दिया गया, कईयों को जेल भेज दिया गया। क्यों भेज दिया गया? क्योंकि मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूसों का विरोध किया, तो और भी सैनिकों ने इसका विरोध किया, जिस वजह से ब्रिटिशर्स ने कईयों को डिसमिस कर दिया नौकरी से और कईयों को जेल की सजा सुना दी। अब कुछ सैनिकों को जेल की सजा होगी तो बाकियों को गुस्सा आएगा। इसी वजह से क्या होता है कि 10 मई 1857 को सोल्जर्स मार्च्ड टू द जेल इन मेरठ। यानी कि 10 मई को, यानी कि अगले ही दिन 9 मई को डिसमिस किया गया, जेल की गई और अगले ही दिन 10 मई को बाकी सैनिक पहुंच जाते हैं मेरठ की जेल पर हमला करने के लिए, जहां पर वो ब्रिटिशर्स का जमकर विरोध करते हैं। कई ब्रिटिशर्स को मार भी देते हैं और उनके हथियार वगैरह कब्जे में ले लेते हैं, अपने सैनिक साथियों को जेल से छुड़ा लेते हैं और यहाँ से एक बड़ा विद्रोह शुरू होता है। मेरठ से ये क्रांति शुरू होती है। 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफर को लीडर घोषित कर दिया जाता है। यानी कि जब 10 मई को ये यहाँ पर मेरठ में हमला करते हैं, उसी 10 मई की रात को ये निकल जाते हैं दिल्ली में, जहाँ पर कौन रहता था? बहादुर शाह जफर। जब दिल्ली में खबर मिली कि ये सैनिक आ रहे हैं तो दिल्ली में भी सैनिकों में विद्रोह बढ़ गया और वहाँ पर भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह शुरू हो जाता है। फिर अब सैनिक सोचते हैं कि अगर हम ब्रिटिशर्स को हटा देंगे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ हम विद्रोह तो कर रहे हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स के बाद हमारा लीडर कौन होगा? इस देश पर शासन कौन करेगा? तो फिर इन्हें पता चला कि अगर हम बहादुर शाह जफर को अपना लीडर घोषित कर दें तो इससे हमारे विद्रोह का परिणाम में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हो सकते हैं और हमको एक लीडर भी मिल जाएगा, हमको एक रूलर भी मिल जाएगा। इसीलिए ये जाते हैं लाल किले में और बहादुर शाह जफर को अपना लीडर घोषित कर देते हैं। इसके बाद बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है। ब्रिटिशर्स को लगा कि छोटा सा विद्रोह है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, शांत हो जाएगा, लेकिन जब बहादुर शाह जफर को लीडर घोषित किया गया इन सिपाहियों के द्वारा, तो बहादुर शाह जफर
उस समय जितने भी रूलर थे छोटे एरियाज में, सभी बहादुर शाह जफर को एज ए लीडर मानते थे। तो बहादुर शाह जफर ने सभी चीफ्स को, सभी रूलर्स को खत लिखा, लेटर लिखा कि आप सभी तैयार हो जाइए विद्रोह के लिए, संगठित हो जाइए, क्योंकि हमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह करना है। और यहाँ से ब्रिटिशर्स ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इतना बड़ा विद्रोह शुरू हो जाता है। द अपराइजिंग स्प्रिड। अब ये बात कैसे स्प्रिड होती है, तो दिल्ली पर जैसे ही सिपाहियों ने हमला किया, उसके बाद कुछ समय तक माहौल शांत रहा, क्योंकि खबर को फैलने में वक्त तो लगता है। लेकिन जैसे ही ये खबर फैलती है कि विद्रोह शुरू हो चुका है, तो वैसे ही इतना लंबे समय तक विद्रोह चलता रहता है जिसकी कल्पना ब्रिटिशर्स ने नहीं करी थी। दिल्ली में, कानपुर में, लखनऊ में और यहाँ तक कि गांव और विलेजेस तक खबर पहुंच जाती है, और गांव के पीजेंट्स तक, विलेजेस के पीजेंट्स तक, जमींदार तक, सब विद्रोह में हिस्सा लेने लगते हैं। जैसे अगर हम बात करें नाना साहेब, जो कि कानपुर के पास रहते थे, पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे, एडोप्टेड सन थे, खुद को पेशवा घोषित कर देते हैं और ये आर्मी को, मतलब आर्मी का ग्रुप बनाते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ, इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते हैं। बिरजिस, इसके अलावा बिरजीर कद्र, जो कि लखनऊ के रहने वाले थे, बिरजीर कद्र जो कि वाजिद अली शाह के बेटे थे, वाजिद अली शाह जो कि नवाब थे, नवाब के पद से उन्हें हटा दिया गया था, और बिरजीर कद्र वापस से नवाब बन जाते हैं, और इनकी मदर बेगम हजरत महल इस प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। ठीक है, इसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे के साथ मिलकर इस विद्रोह में हिस्सा लेती हैं। तात्या टोपे जो कि नाना साहेब के सेनापति थे। उसके बाद मध्य प्रदेश के मंडला रीजन की रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी भी इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेती हैं। कई हजारों सैनिकों की वो एक टोली बनाती है, क्योंकि उनके एरिया पर भी कंट्रोल कौन कर रहा था, ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे थे। उसके बाद कई नए लीडर्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि अहमदुल्ला शाह, जो कि फैजाबाद के एक मौलवी थे, जिन्होंने ये भविष्यवाणी कर दी कि ब्रिटिशर्स का रूल अब खत्म होने वाला है। इसलिए लोगों ने इन्हें बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया, और इन्हें इतना सारा सपोर्ट मिल गया और ये भी इस प्रोटेस्ट में भाग लिया इन्होंने भी। उसके अलावा बख्त खान एक की मिलिट्री लीडर की तरह यहाँ पर सामने आते हैं, क्योंकि इन्होंने भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत बड़ी सेना का नेतृत्व किया। उसके अलावा बिहार के कुंवर सिंह, जो कि एक जमींदार थे, इन्होंने भी प्रोटेस्ट में भाग लिया। यानी कि हम देख सकते हैं कि हर एरिया से लोग बढ़ चढ़कर इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे थे। अब इतना बड़ा प्रोटेस्ट होगा तो ब्रिटिशर्स शांत बैठने वाले नहीं है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, द कंपनी फाइट्स बैक। ब्रिटिशर्स ने इस मूवमेंट को, इस विद्रोह को सप्रेस करने के लिए रेनफोर्समेंट यानी कि बहुत सारी सेना बुलाई इंग्लैंड से, और उसके अलावा नए नए लॉज बनाने लगे, नए नए लोगों से वादे करने लगे कि ज़मींदार जो हैं उनको उनके राइट्स वापस मिल जाएंगे, आपकी रिलीजन की रिस्पेक्ट होगी, आपको आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, आपको ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं किया जाएगा। इस तरीके से लोगों के साथ वो लोगों को सप्रेस करने के लिए एक तरीके से पॉलिसीज़ बनाने लगे, लॉज बनाने लगे। ठीक है, इसके बाद दिल्ली को इन्होंने वापस से रिकैप्चर कर लिया सितंबर 1857 में। बहादुर शाह जफर, जिनको सभी ने लीडर घोषित कर दिया था, उनको लाइफ इम्प्रिजन यानी कि ताउम्र जेल की सजा सुनाई जाती है, और उनकी वाइफ, ही एंड हिज वाइफ जीनत महल, इनको रंगून की जेल में भेज दिया जाता है, जहां पर 1862 में बहादुर शाह जफर की जेल में ही मृत्यु हो जाती है। उसके बाद लखनऊ को भी रिकैप्चर किया जाता है मार्च 1858 में, और रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को युद्ध में हरा दिया जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है जून 1858 में। यानी कि ब्रिटिशर्स वापस से कंट्रोल अपना यहाँ पर करने लगते हैं। ठीक है, तात्या टोपे जो कि रानी लक्ष्मीबाई के साथ थे इस विद्रोह में, वो जंगलों में चले जाते हैं बच के, लेकिन उन्हें वापस कैप्चर कर लिया जाता है, और 1859 अप्रैल 1859 में उनकी भी डेथ हो जाती है। अब ये जो तात्या टोपे थे जंगलों में, सेंट्रल इंडिया के जंगलों में थे, जहाँ पर ये ट्राइबल्स, पीजेंट्स के साथ मिलकर गोरिल्ला वॉर कंटिन्यू रख रहे थे। गोरिल्ला वॉर यानी कि छापामार युद्ध प्रणाली जिसे हम कहते हैं, तो वो उन्होंने कंटिन्यू रखा, लेकिन बाद में इनको भी कैप्चर कर लिया गया। अब इतना बड़ा विद्रोह हुआ, कंपनी ने भी कोशिश की, तो एंड ऑफ 1859 यानी कि 1859 के आते आते
1859 के अंत तक रीगेंड कंट्रोल, यानी कि कंपनी ने अपना कंट्रोल पूरे कंट्री पर वापस से कर लिया। अब क्या होता है, अब यहाँ पर कंट्रोल तो कर लिया कंपनी ने, लेकिन यहाँ पर स्थितियाँ पहले जैसे नहीं रही। अब यहाँ पर कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो पावर थी अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से छीन कर यानी कि ब्रिटिश क्राउन के पास चली जाती हैं। ब्रिटिश क्राउन यानी कि डायरेक्ट ब्रिटेन से रूल होगा अब इंडिया में। अब कोई ट्रेडिंग कंपनी रूल नहीं करेगी, अब डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन यहाँ पर रूल करेगा। उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को रिमूव कर दिया गया, यानी कि कहा गया कि आपका एरिया एनेक्स नहीं किया जाएगा, आपको रूल करना है आप कर सकते हैं। नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स जो है वो डिक्रीज कर दिए गए सेना में, और यूरोपियन सोल्जर की संख्या बढ़ा दी गई। उसके अलावा जिन एरियाज़ में प्रोटेस्ट ज़्यादा था वहाँ के सोल्जर्स को कम रखा गया, और बाकी एरिया से जैसे सिख वगैरह तो यहाँ से सोल्जर्स को ज़्यादा रखा गया ताकि ग्रुप बन के वापस से विद्रोह शुरू ना हो जाए। उसके अलावा मुस्लिम प्रॉपर्टी जो है वो कन्फिस्केटेड, यानी कि मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी उनसे छीन ली गई, उनको दुश्मन के नज़रिए से देखा जाने लगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स को लगता था कि ये जो विद्रोह है ये मुस्लिम्स की वजह से हुआ है। रिस्पेक्ट कस्टम्स एंड रिलीजन्स, यानी कि ब्रिटिशर्स ने कहा कि आपके कल्चर का, आपके धर्म का, आपकी सोशल प्रैक्टिसेस का हम रिस्पेक्ट करेंगे। उसके अलावा पॉलिसीज़ बनाई गई लैंडलॉर्ड और ज़मींदार के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक हिस्ट्री का नया ही फेज़ शुरू हो जाता है 1857 की क्रांति के बाद। कैसे क्रांति मेरठ में शुरू होती है, 10 मई 1857 में मेरठ में शुरू हुई ये क्रांति कैसे एक बड़े परिणाम का कारण बनती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।